नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से बड़ी अपडेट के साथ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज 3 जिलों का दौरा। आगरा, मेरठ और दिल्ली दौरे पर रहेंगे केशव प्रसाद मौर्य। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आगरा मेरठ में पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे डिप्टी सीएम। मेरठ के बाद दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली के उत्तर प्रदेश सदन पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। तो ये खास दौरा है 3 जिलों का और इसी के साथ साथ पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। बड़ा मूल मंत्र वो इस दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं को सौंपेंगे और इसी के साथ उनका ये विशेष दौरा है तो विभिन्न कार्यक्रम भी उनके पहले से ही निर्धारित हैं। उस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वो शिरकत करेंगे। तो आगरा और मेरठ और दिल्ली का ये दौरा केशव प्रसाद मौर्य का बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां आगरा और मेरठ में वो पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे। तो मेरठ के बाद दिल्ली रवाना होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन इससे पहले आगरा और मेरठ का उनका अहम दौरा है। तो ये बड़ी जानकारी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का खास दौरा। आगरा, मेरठ और दिल्ली दौरे पर रहेंगे केशव प्रसाद मौर्य, जहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और इसी के साथ पदाधिकारियों के साथ वो बैठक भी करेंगे। पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी उनकी तरफ से दिए जाएंगे। अपडेट देते हैं हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। कृष्णा, क्या कुछ अपडेट? आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है, क्या बड़े कार्यक्रम आगरा में? सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज आगमन है। लगातार मंत्र साफ है। जिस प्रकार जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे बीजेपी अपनी राजनीति तैयार करने में जुटी हुई है। 11 बजे यहाँ पर खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद 11:05 से कार के माध्यम से नगर निगम के सदन कक्ष में वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद वहां बीडीओ और ब्लॉक प्रमुखों के साथ वार्तालाप होगी। उसके बाद प्रेस वार्ता होगी और करीब 12:30 बजे सर्किट हाउस में उनके जो पदाधिकारी है और कार्यकर्ताओं के साथ मंथन होगा, रणनीति तैयार की जाएगी और करीब 1 बजे यहाँ से रवाना होंगे। तो ये इनका प्लानिंग है और सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं यहाँ आज जो बैठक होगी, मीटिंग होगी, जो नगर निगम के चुनाव नजदीक आने हैं उसको लेकर अहम वार्तालाप होगी, क्योंकि बीजेपी कोई भी चुनाव हो पूरी मंशा के साथ, बड़ी रणनीति के साथ उस चुनाव को लड़ती है। कोई भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती और जिसके आप देख रहे हैं लगातार इस चुनाव के बाद 2024 की भी तैयारी है। तो ये 2024 की तैयारी को लेकर यहाँ पर पूरा प्लान हो रहा है, क्योंकि नगर निगम का चुनाव आने वाले 2024 को बहुत बड़ी इसमें वो मानी जाएगी। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि नगर निगम का चुनाव 2024 के लिए भी बहुत मजबूत आगे आने वाली मंथन होगा। इसके लेकर यहाँ पर आज बैठक और वार्तालाप। बिल्कुल कृष्णा, कितना वक्त बताएंगे डिप्टी सीएम आगरा में, क्योंकि उनका मेरठ का भी दौरा है, दिल्ली भी उनको जाना है। किस तरीके से वहां पर कार्यक्रम और क्या समय निर्धारित है? बताया जा रहा है यहाँ पर 11 बजे यहाँ आगरा में खिरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 11:05 पे सदन कक्ष है और 11:30 बजे यहाँ पर सदन कक्ष में बैठक होगी। तो करीबन 2 घंटे का कार्यकाल आगरा में है। 11 बजे से आगमन होगा, 1 बजे यहाँ से रवाना होंगे। तो 2 घंटे का पूरा कार्यक्रम है। उसके बाद यहाँ से मेरठ के लिए रवाना होंगे। तो मंथन आज सीधी मंथन रहेगा। जो नगर निगम का चुनाव है उसको लेकर बैठक होगी, सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। तो पूरी तरह से तैयारी चुनाव को लेकर पूरा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। उसके बाद यहाँ से मेरठ के लिए रवाना होंगे। अब ये देखना है कि किस किन बातों पर मंथन होगा, क्या प्लानिंग रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ठीक है कृष्णा, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ से अब खबर, निकाय चुनाव को लेकर बीएसपी की बैठक। आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ मायावती बैठक करेंगी। सभी जिलों के बीएसपी जिला अध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहेंगे। निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगी मायावती। आज सुबह 11 बजे बीएसपी कार्यालय में बैठक होगी। तो आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ मायावती बैठक करेंगी और इस बैठक में निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। बीएसपी की तरफ से ऐलान है कि इस बार निकाय चुनाव में हिस्सा लेगी और बेहतर प्रदर्शन करेगी बीएसपी और इसी के लिए रणनीति बनाई जा रही है। एक महिला विंग तैयार की जा रही है जहां महिलाओं की बड़े स्तर पर भागीदारी
रखने की तैयारी है और इसी के साथ जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को भी बांधने का प्रयास है और इन तमाम प्रयासों के लिए ये बैठक रखी गई है। इस बैठक में बीएसपी सुप्रीमो मायावती पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगी। 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है बीएसपी कार्यालय पर ये बड़ी बैठक होगी। तो सभी जिलों के जिलाध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहेंगे। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी। तो आज सुबह 11 बजे का वक्त निर्धारित है इस बैठक के लिए। तो लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया है, जहां सभी पार्टी निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। 2024 से पहले निकाय चुनाव बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसकी पकड़ ग्राउंड जीरो पर कितनी अच्छी है, इसका ये मुकाबला है और ऐसे में सीधा जनता से रूबरू होने का प्रयास हर पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। बीएसपी की तरफ से भी यही रणनीति बनाई गई है। बूथ तक किस तरीके से मजबूत करना है बीएसपी को, इसको लेकर निर्देश भी दिए जाएंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, आज खास बैठक बीएसपी की और देखिए मंथन होगा कि किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी रखनी है, साथ ही जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का किस तरीके से ध्यान में रखना है। इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ आज चर्चा की जाएगी। इस बैठक के जरिए क्या कुछ और खास रहेगा? बिल्कुल, बसपा आज एक बड़ी बैठक करने जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ये बैठक लेंगी। जो कार्यालय, पार्टी कार्यालय है, वहां पर बैठक होगी। प्रदेश के सभी जो जिलाध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जो कोऑर्डिनेटर हैं, सेक्टर कोऑर्डिनेटर, वो मौजूद रहेंगे। इस दौरान कहीं ना कहीं 2024 निकाय चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव है, उससे ठीक पहले निकाय चुनाव की रणनीति क्या हो, इस पर मायावती चर्चा करेंगी। साथ ही साथ किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अमूमन देखा जाता है बसपा जो है सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित है। तमाम बड़े मुद्दे होते हैं तो सिर्फ मायावती का ट्वीट आता है और मामला खत्म होता है। क्योंकि लेकिन जनता चाहती है उनके मुद्दों को लेकर के जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो संघर्ष करें। लेकिन फिलहाल में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो सड़क पर उतरकर राजनीतिक तौर पर विरोध करे, सरकार की नीतियों का, जनता के हितों की बात करे। सिर्फ ट्विटर पर ही या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही इस कवायद हो रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मायावती को ये चीज लग रही है कि अब उससे आगे बढ़ना है, रणनीतिक रूप से आगे बढ़ना है, जमीन पर काम करना है। इन तमाम चीजों को लेकर के पहले समीक्षा करनी होगी और समीक्षा के बाद में जो उनके पार्टी कार्यकर्ता वर्कर्स है उनको अलग अलग जगह भेजना होगा। निश्चित तौर पर आज जो बैठक होगी तो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव पर चर्चा होगी। क्योंकि 2017 का जो निकाय चुनाव हुआ था उसमें कहीं ना कहीं बसपा ने सबको कहीं ना कहीं हस्तप्रत किया था। बसपा ने एकाएक 2 सीटें आई थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि बसपा की नगर निगम में 2 सीटें आएंगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बसपा के हौसले बुलंद हैं। क्योंकि पिछली बार 16 सीट नगर निगम की सीटों पर मेयर के पद के लिए चुनाव हुआ था और उसमें से 14 भारतीय जनता पार्टी खाते में आई थी और 2 बसपा खाते में आएगी। और जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी सपा, वो 0 पर सिमट गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को उम्मीद है कि इस बार कुछ बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इस बार 1 सीट बढ़ाकर 17 नगर निगम की सीटों पर चुनाव होना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बसपा चाह रही कम से कम 3 से 4 सीटें अपने खाते में लाए। और जो सीटें पिछली बार बहुजन समाजवादी पार्टी जीती थी वो पश्चिमी यूपी में जीती थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पश्चिमी यूपी के लिए अलग से रणनीति मायावती तैयार करेंगे। साथ ही साथ महिलाओं की सहभागिता क्या हो, महिला विंग किस तरीके से बनाई जाए। क्योंकि महिला वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है। तमाम बार देखा गया कि तमाम तस्वीरें आई अभी चुनाव के समय में कि मुस्लिम महिलाएं थी, खास तौर पर उस दौरान देखा गया कि उन्होंने भाजपा को वोट किया था। जब उनसे सवाल पूछा गया आपने किसको वोट किया तो उन्होंने कहा भाजपा को वोट किया। पूछा गया क्यों वोट किया तो उन्होंने बताया कि हमको ये फायदा सीधे तौर पर भाजपा से मिला। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मायावती भी समझ रहे हैं कि जो महिला वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक है और उसको साधने के लिए कहीं ना कहीं महिला विंग बनाएंगी, महिलाओं पर जो सहभागिता होंगी उसको बढ़ाएंगी। क्योंकि अभी तक कहा जाता था कि बसपा में महिलाओं के ना के बराबर हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस चीज को अब दूर करेंगे और महिला सशक्तिकरण की जो बातें सोशल मीडिया पर बसपा करती है वो अब जमीन पर दिखाई देगी। निश्चित तौर पर 11 बजे बैठक होगी और उसके बाद तय होगा कि आखिर आगे का बसपा का एजेंडा क्या है। जी बिल्कुल ठीक है, आप अश्विनी नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। मेरठ से अब खबर, माफिया अतीक अहमद का बहनोई गिरफ्तार। एसटीएफ मेरठ और प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तारी की है। पिछले काफी समय से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। अखलाक उमेश पाल हत्याकांड मामले में अहम जानकारी जुटाने में पुलिस जुटी हुई है। देर रात पुलिस और एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। मेरठ के सूरजकुंड इलाके में रहता है अखलाक। तो अतीक अहमद का बहनोई
गिरफ्तार हुआ है। एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस लगातार उमेश पाल हत्याकांड मामले में जांच में जुटी हुई है। इस पूरे मामले को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसे में देर रात पुलिस और एसटीएफ ने ये बड़ी गिरफ्तारी की है। अब उनके बहनोई अखलाक से भी पूछताछ की जाएगी। मेरठ के सूरजकुंड इलाके में रहता है अखलाक। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अतीक अहमद के बहनोई को गिरफ्तार किया गया है देर रात, किस तरीके की खलबली है? देखिए, लगातार देखा जाए तो अतीक के बहनोई से पुलिस पूछताछ कर रही थी। देर रात एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस ने मेरठ के सूरजकुंड इलाके थाना नौचंदी से जो अतीक अहमद है उसके बहनोई को गिरफ्तार किया है। तो काफी लंबी पूछताछ के बाद पुलिस मेरठ से जो प्रयागराज है उसको लेकर गई है। लगातार देखा जाए तो पहले भी एक बार एसटीएफ और एसओजी की टीम और सुरक्षा जो एजेंसी है वो रडार पर था अखलाक, उसके बाद देर रात पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। लगातार देखा जाए तो उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद की जो बहनोई अखलाक उसके घर पुलिस की कई बार पहले भी दबिश थी, जिसमें पुलिस ने पूछताछ की थी। आज देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, तो देखिए बड़ी ये गिरफ्तारी हुई है और इसको लेकर भी कई महत्वपूर्ण सवाल अब सुलझाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम जानकारी के लिए। गाजियाबाद की मोदी नगर तहसील में एक किसान ने आत्महत्या कर ली है। किसान ने अपने हाथों की नस काटकर मौत को गले लगा लिया है। दरअसल दबंगों ने किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया था। वहीं किसान की ना पुलिस ने सुनी ना ही प्रशासन ने सुनी। कहने को गाजियाबाद में कमिश्नरेट पुलिस व्यवस्था है, लेकिन गांव देहात में आज भी दबंग ही कानून व्यवस्था को संभाल रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा लगाकर जब किसान थक गया तो उसने मौत को गले लगा लिया। तहसील में किसान की बात पटवारी ने नहीं सुनी। लगातार किसान गुहार लगा रहा था कि उसकी जमीन की पैमाइश कर दी जाए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने किसान की एक ना सुनी, जिसके चलते किसान तंग आकर उसने मौत को गले लगा लिया। सोशल मीडिया पर किसान का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज़ 1 इंडिया के पास भी मौजूद है। कहाँ के रहने वाले बाबू? दिल्ली का रहने वाला हूँ भैया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, दबंगों ने मार दिया। दबंगों ने मारा? हाँ। दबंग कौन है बाबू? पत्रकार हो? ये हाथ कैसे काटा हुआ है आपने? मैंने काटा खुद। क्या समस्या है? क्या समस्या बहुत अधिक समस्या और कुछ नहीं हमारी जिंदगी में। हुआ क्या चिंता ना करो। ये हमारी ज़मीन कम पड़ रही है, चक्कर काटते काटते हम थक चुके हैं। आ जाए, कोई नहीं सुन रहा था। क्या हुआ? क्या नाम है आपका? मेरा सुशील कुमार जगी, गाँव की रोड लिया भैया मेरा। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या मेरी ज़मीन कब्जा रखी है तो बंगों ने। अब इसे ये लव लेटर जो है योगी का है, ये लव लेटर जो है मोदी का है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता यादराम भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादराम, देखिए बड़ा पूरा मामला सामने आया है जहां किसान इस हद तक मजबूर हो गया कि उसने आत्महत्या कर ली। बार बार वो तहसील के चक्कर काट रहा था, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। दबंगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर रखा था। इस पूरे मामले में अब कोई संज्ञान लिया गया है कि नहीं? देखिए, सबसे गंभीर बात यह है कि पिछले 3 साल से जो किसान है वो चक्कर काट रहा था। मैं बता दूं कि जो समाधान दिवस में है उसमें मुरादनगर के गुडोली में रहने वाला सुशील, जिसकी उम्र करीब 65 साल है, वो यहाँ पर आया और जो अफसरों का रवैया था, यानी कि जब दबंगों ने उसकी जमीन पर कब्जा किया। मैं बता दूं कि 1000 गज की उसकी जमीन थी, जिसमें करीब 250 गज का जो प्लॉट था, जो जमीन थी, उस पर कब्जा कर लिया गया था। और इसकी शिकायत लगातार पिछले 3 सालों से वो अफसरों से कर रहा था, लेकिन अफसरों की ढिलाई इतनी थी कि वो लगातार वो चक्कर काट रहे थे। और सबसे खास बात कि जब पोर्टल पर शिकायत की गई तो बिना समाधान के ही उसमें निपटारे का जो रिपोर्ट है वो लगा दी गई लेखपाल की तरफ से। तो तमाम चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा आहत हुआ। और उसने जिस समय, मैं बताऊं कि जब वो समाधान दिवस में पहुंचा तो उन्होंने अफसरों के सामने नस काट कर बोला कि मेरी कोई नहीं सुन रहा है। और इसके बाद सुशील ने आपकी नस काट ली और जो प्रार्थना पत्र था जिसको वो लेकर आया था, उस पूरे प्रार्थना पत्र को अपने खून से उसने रंग दिया। और उसके बाद जब उसने अस्पताल ले जाया गया तो उसको दिल का दौरा पड़ा, जहाँ पर उसकी जो है मौत हो गई। फिलहाल जो समाधान दिवस में जो लोग थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने जब अपनी गर्दन चक्की देखी तो तमाम जो फाइलें थी वो निकलवाई गई। और फाइल निकलवाने के बाद
मौके पर भी पहुंचे, पूरे जो मामला है उसकी जानकारी ली। लेकिन इस बात का मैं बता दूं कि कोई फायदा नजर नहीं आया, क्योंकि तब तक जो किसान है उसकी जान जा चुकी थी। जो सरकार है, शासन है, उसकी तरफ से समाधान दिवस इसलिए लगाया जाता है जिससे कि जो प्रयासी हैं उनकी समस्याओं का समाधान आसानी से हो सके और त्वरित हो सके। लेकिन पूरे मामले की अगर बात करें तो समाधान दिवस पर जो सवाल है वो खड़ा होता है कि आखिर समाधान दिवस में किस तरह से समस्याओं का निपटारा किया जाता है कि लोग अपने हाथ की नस काट कर आत्महत्या करने से मजबूर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए यादराम, समाधान दिवस में अक्सर जो है सबसे ज्यादा जमीन की समस्या ही सामने आती है और इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं संवेदनशील भी रहते हैं। बावजूद इसके अधिकारियों के इतने समय से किसान चक्कर काट रहा है, लेकिन किसान जो अधिकारी हैं उनके कान में जू तक नहीं रेंग रही थी। अब इसको लेकर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, कौन कौन लोग इसमें दोषी पाए जा रहे हैं, जांच कैसे होगी, कैसे उस किसान को न्याय मिलेगा जो कि इतना मजबूर हो गया कि उसने आत्महत्या कर ली? देखिए, जब ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद जब सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई, तमाम जो अधिकारी थे वो बौखला गए। उन्होंने आनंद सानंद में उस पूरे केस की जांच कॉपी निकाली और साथ ही पूरे मामले को लेकर जो मौके पर जमीन थी उसको देखने के लिए भी गए। लेकिन जो अभी तक अधिकारी की तरफ से बयान नहीं आया। हालांकि जो एडीएम प्रशासन है ऋतु सुहास, उन्होंने इस पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है और उनका कहना है कि पूरे मामले को दिखाया जा रहा है और देखा जा रहा है कि आखिर किस लेवल पर गड़बड़ी थी और कहाँ जो किसान है उसको परेशान किया जा रहा था। बिल्कुल, फिलहाल किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा होता है और उस मजबूर किसान को न्याय मिलता है देखना होगा। ठीक है यादराम, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। बहुत शुक्रिया। बुलंदशहर से अब खबर केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद सीसीटीवी में हवा और बवंडर जैसी तस्वीर देखी गई। केमिकल फैक्ट्री के पास बने घर में कैद हुई धमाके की तस्वीर, सीसीटीवी में कैद धमाके की तस्वीर बेहद डरावनी। हवा के तेज गुबार में उड़ गया केमिकल फैक्ट्री का मलबा। तो केमिकल फैक्ट्री के पास बने घर में कैद हुई है धमाके की तस्वीर जो कि बेहद ही ज्यादा डरावनी है। सीसीटीवी में कैद हुई है धमाके की यह तस्वीर, जिसकी वजह से केमिकल फैक्ट्री का मलबा तक उड़ गया। तो हवा के तेज गुबार की वजह से ये हुआ है और ये जो तस्वीर है वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है इस धमाके की। तो बेहद ही डरावना ये धमाका है, जहां तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरीके से चंद सेकंडों में ये बड़ा धमाका और केमिकल फैक्ट्री के पास बने घर में कैद हुई है ये धमाके की तस्वीर, जिसकी वजह से केमिकल फैक्ट्री का मलबा भी उड़ गया। मेरठ से अब खबर बीबीडी कैंपस की कैंटीन में एसडीए का छापा। एसडीए ने कैंटीन में बनी चाय का सैंपल लिया है, जहां खाद्य तेल और चाय की पत्ती का नमूना भरा है। कॉलेज के कई छात्र नाश्ता करने से बीमार हुए थे और इसी को लेकर सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। एफएसडीए ने ये सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। खाद्य तेल और चाय की पत्ती का नमूना भरा गया है। जो छात्र थे कॉलेज के, उन्होंने नाश्ता किया लेकिन उसके बाद वो बीमार पड़ गए और इसी वजह का पता लगाने के लिए सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। बीबीडी कैंपस की कैंटीन में एसडीए का छापेमारी, जहां एफएसडीए ने कैंटीन में बनी चाय का सैंपल लिया है। तो खाद्य तेल और चाय की पत्ती का नमूना भरा गया है। अब कॉलेज के कई छात्र नाश्ता करने से बीमार हुए थे और इसी के चलते एहतियात के तौर पर ये सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। तो अब इन सैंपल्स की जांच की जाएगी। जांच के आधार पर, जांच में जो भी निकलता है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो कॉलेज के कई छात्र, बताया जा रहा है कि नाश्ता खाने के बाद बीमार हो गए थे और इसी के चलते ये बड़ी छापेमारी एसडीए की बीबीडी कैंटीन में, जहां एफएसडीए ने कैंटीन में बनी चाय का सैंपल लिया है।
तो खाद्य तेल और चाय की पत्ती का नमूना भरा है। कॉलेज के कई छात्र नाश्ता करने से बीमार हुए थे और इसी वजह से ये सैंपल कलेक्ट किए हैं। बीबीडी कैंपस की कैंटीन में एसडीए ने छापेमारी की है। बुलंदशहर से अब खबर, जहां दलित छात्रा की हत्या से सनसनी मच गई। नाली में पड़ा मिला है छात्रा का शव, जहां गली में मिले रस्सी के निशान। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। छतारी थाना क्षेत्र के कनैनी गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो गले में मिले हैं रस्सी के निशान और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। छतारी थाना क्षेत्र के कनैनी गांव का ये पूरा मामला है। तो फिलहाल इस पूरे मामले का किस तरीके से खुलासा होता है और किसका, क्योंकि लगातार परिजनों की तरफ से हत्या की आशंका जताई जा रही है। नाली में पड़ा मिला है छात्रा का शव और इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। गले में रस्सी के निशान भी मिले हैं। तो हर एक एंगल से पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका फिलहाल इस पूरे मामले में जताई जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।